हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जीआरएफ वाइब्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो जून 2023 का जो लास्ट क्लास में मैंने पेपर सोल्व करवाया था 1 से लेके 10 क्वेश्चन। आज मैं उसके 11 से लेके 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। और अभी अगर आप लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा आपका मैसेज यही है कि 2023 में जो आपके एग्जाम हुए हैं 2 बार हो चुके हैं। एक मार्च में हुआ था, हालांकि ये 2022 दिसंबर वाला पेपर था, और एक जून 2023 में पेपर हुआ है। सबसे पहले इन 2 क्वेश्चन पेपर को मतलब प्रैक्टिस करो, जितने भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो पाते हैं सबसे पहले इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना लेटेस्ट पैटर्न आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो दिसंबर 2023 में आपको पेपर देखने को मिलेगा वो लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिलेगा, और इन दोनों एग्जाम्स के काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा रेदर देन अगर आप 2016 या फिर 17-18 का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट पैटर्न पे आप फोकस करो। 2023 में जितने पेपर हुए उनको सोल्व करो, उसके बाद टाइम बचता है तो आप 2022 वाले 2021 वाले ये पेपर सोल्व करिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिरिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम जून 1972 वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय क्रिएटिंग। स्टॉकहोम जून 1972 में मानव वातावरण पर जो आयोजित हुई थी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना को भारत सरकार ने कौन सी अधिनियम के द्वारा लागू किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर वातावरण की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, नेशनल यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो कौन सा अधिनियम हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में से एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड होगा वही इसका आंसर होगा, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है फोर्थ वाला, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अगर इनके डिटेल में नहीं भी जाओ तो एटलीस्ट इनका ईयर आपको पता होना चाहिए कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर का है, 1972 का है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अटेम्प्ट करने को क्वेश्चन दे दिया जाए या सोल्व करने को दे दिया जाए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 1972 आएगा, उसके बाद 74 आएगा, 81 आएगा, 86 आएगा। ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको इनके ईयर याद होंगे। सो ये भले ही पीवाईक्यू है और इसका आंसर फोर्थ है, लेकिन 1, 2, 3 ऑप्शन में क्या दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। और हमेशा फैक्चुअल जितने भी आपका डेटा है, फैक्चुअल नोट्स हमेशा अलग से बना के रखो। जितने भी ईयर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, जो भी हैं अलग से बना के रखो और उनको रीडिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से हर बार क्वेश्चन आता है, एक भी पूछ लिया जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इफ नो एनिमल्स विद हॉर्न्स आर कार्निवोरस इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड। आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा होगा, ए ई आई ओ ऐसे ही हम बनाते हैं। ए होता है ऑल प्लस पॉजिटिव रिलेशन, और ई होता है नो के लिए, आई होता है सम के लिए, एंड ओ होता है सम नोट के लिए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, ए ई आई ओ सम नहीं, नो एनिमल्स विद हॉर्न्स आर कार्निवोरस, यानी कि ई वाला हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। अगर ई फॉल्स है तो क्वेश्चन में पूछा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, जो कि किसके बीच में होता है, ए ओ के बीच में एंड ई आई के बीच में, ऑपोजिट ई आई एंड ए ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। और उसकी कंडीशन हमेशा क्या होती है, एक अगर फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, और दूसरा अगर ट्रू है तो मतलब एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, और एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ई अगर यहाँ पे फॉल्स है तो आई हमेशा ट्रू होगा। अब ए और ई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रेरी, और कॉन्ट्रेरी की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहला स्टार्ट विद ट्रूथ, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रूथ दिया है तो सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स दिया है तो दूसरा हमेशा डाउटफुल होगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रूथ के साथ स्टार्ट होता है ना कि फॉल्स के साथ। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ये फॉल्स दिया है तो ए यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये डाउटफुल हो जाएगा। अब ओ के बारे में, ई एंड ओ का रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा सब ऑल्टर्न वाला, और सब ऑल्टर्न की क्या कंडीशन होती है, ट्रूथ डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि अगर यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट हमें ट्रू दिया है तो अगर पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा।
लेकिन अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉल्स है तो नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो ये हमेशा डाउटफुल होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स अपवर्ड भी होती है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ई अगर फॉल्स है, अगर यूनिवर्सल ई यूनिवर्सल होता है, नो के लिए होता है, तो ई अगर फॉल्स है तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाते हैं तो ओ हमेशा क्या मिलेगा, हमें डाउटफुल मिलेगा। ये चारों रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सम एनिमल विद हॉर्न्स आर कार्निवोरस, ये कौन सा होगा, सम प्लस पॉजिटिव का रिलेशनशिप है, यानी कि आई की बात हो रही है, आई ट्रू होगा, यही ऑप्शन में लिखा और यही हमारा आया है कि आई ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सम एनिमल विद हॉर्न्स आर नॉट कार्निवोरस इज ट्रू, यानी कि सम और नोट, सम और नोट कौन सा होता है, ओ, इसको ट्रूथ बोला है ऑप्शन में, लेकिन ये तो डाउटफुल होता है, सो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, ऑल एनिमल विद हॉर्न्स आर कार्निवोरस, यानी कि ए की बात हो रही है ऑल के लिए, ये फॉल्स दिया है, लेकिन हमने तो इसको डाउटफुल निकाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है ऑल द एनिमल विद हॉर्न्स आर कार्निवोरस इज अनडिटरमाइंड, ये सही है क्योंकि डाउटफुल या अनडिटरमाइंड एक ही बात है, सो डी ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन सही है, बी गलत है और सी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड डी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये स्क्वायर ऑफ ऑपरेशन का क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसी ड्रेन से आया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसी ड्रेन डिसोल्व एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सबसे पहले एसी ड्रेन कैसे बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये एसी ड्रेन बनती है, और इसका रिजल्ट क्या आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि अम्लीय वर्षा भूमि में स्थित पोषक तत्वों को विघटित कर देती है और धो डालती है, बिल्कुल सही बात है, जो एसी ड्रेन होती है वो डिजोल्व कर देती है जो हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है एसी ड्रेन डज नॉट डिजोल्व नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो ऐसा नहीं है, एसी ड्रेन न्यूट्रिएंट्स को भी डिजोल्व कर देती है और जो नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तत्व होते हैं, उनको भी ये डिजोल्व कर देती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत लिखा है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही लिखा है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, आंसर थर्ड होगा इसका, यानी कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के बारे में पूछा है। GUI इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विंडोज एंड मेन्यूज एंड टेक्स अप ए लोट्स ऑफ मेमोरी एंड रिसोर्सेज। सही बात है कि एक GUI क्या करता है, विंडोज एंड मेन्यूज के प्रोग्राम को शामिल करता है और बहुत सारी मेमोरी तथा संसाधन लेता है। इन ऑर्डर टू यूज ए GUI यूजर हैव टू लर्न अ लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड, ऐसा नहीं है, ये काफी फ्रेंडली यूजर सिस्टम होता है। सो यहाँ पे हमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड्स को रीड करने की या लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड आंसर होगा इसका। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट रेफर टू ए टाइप ऑफ इंटरफेस, ये कैसा इंटरफेस होता है जो कि अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट हम कर सकते हैं थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट, जैसे कि आइकन, बटन, विंडोज एंड मेन्यूज के थ्रू। इसमें आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड को लर्न करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं होती, काफी यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन्स विल कनेक्ट टू द इंटरनेट ओनली थ्रू वाईफाई। अब देखो ये वर्ड हमेशा एक नेगेटिव सेंस देता है, हमेशा अगर ओनली लिखा हो किसी भी क्वेश्चन में 2 बार पढ़ना उसको। ये स्टेटमेंट गलत लिखा है क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि स्मार्टफोन केवल वाईफाई के माध्यम से ही इंटरनेट से जुड़ते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कौन से तरीके होते हैं, वाईफाई तो वन ऑफ द वे होता ही है, लेकिन मोबाइल डेटा हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट, ये सारे वे भी होते हैं। सो ओनली वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड लिखा है ए GUI इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ WIMP, विंडोज, आइकन, मेन्यूज एंड पॉइंटर, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाई था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट यहाँ पे गलत है, आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज। टॉप डाउन कम्युनिकेशन क्या होती है, ये टॉप और ये डाउन,
यहाँ पे कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुप्रीम अथॉरिटी जब अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज को ऑर्डर देती है या फिर आदेश देती है, तो वो क्या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फॉरवर्ड करती है तो वो हमेशा टॉप डाउन कम्युनिकेशन कहलाती है। ये हमेशा आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घंटे में एक बार मिनट की सुई और घंटे की सुई एक ही स्थान पे होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि हर घंटे में एक बार मिनट की और घंटे की सुई एक स्थान पे होती है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, हर घंटे में 2 बार मिनट की सुई और घंटे के बीच की सुई पर समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 बार हर घंटे में, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट सही लिखे। राइट आंसर क्या होगा, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव ए करिकुलम एज देयर प्राइमरी प्रोडक्ट। शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में क्या होता है, पाठ्यक्रम या फिर करिकुलम होता है। बिल्कुल सही बात है, करिकुलम प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। Concept of lifelong learning can extend such provisions particularly through the use of new information technology. आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार करती हैं, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से एक्सटेंड कर सकते हैं सच प्रोविजंस को, ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए, टाइम के लिए। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही लिखे हैं। राइट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहाँ पे सिलेबस एंड करिकुलम के बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। हम मान सकते हैं कि सिलेबस एक छोटा टर्म होता है, लेकिन जो करिकुलम होता है वो बड़ा टर्म होता है, ब्रॉडर टर्म होता है, और सिलेबस इसके अंदर आता है, ठीक है। सिलेबस में फंक्शनली सिलेबस इज ए जनरली यूनिडायमेंशनल होता है, और करिकुलम यानी कि मल्टीपल डायमेंशन इसमें होती है। सिलेबस में क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं वही कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर जो कि हमें स्टडी करना है। लेकिन अब इफ मैं बात करूं कि करिकुलम की, तो करिकुलम में क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। नीड की, एक स्टूडेंट की नीड क्या है, या फिर कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। कंटेंट तो जो आता है सिलेबस के अंदर वो तो करिकुलम का हिस्सा होता ही है। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स की नीड क्या है, या फिर इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी क्या होगी, तरीका क्या होगा, वे ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें करिकुलम में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 20.25, नेक्स्ट सीरीज लिखा है 12.25, और नेक्स्ट नंबर लिखा है 6.25, देन 2.25। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 20.25 एंड 12.25 में कितना डिफरेंस आएगा, 8 का आएगा, और 6.25 एंड 12.25 में 6 का आएगा, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 का है। इसका मतलब 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, तो 4 से ये 2 होगा, और 2.25 में से अगर -2 हम करते हैं, 2 का डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, तो राइट आंसर क्या आएगा, 0.25 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल यूज फॉर पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफीज। कौन सा विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन यानी बिब्लियोग्राफी के पब्लिशिंग एंड मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा एंड नोट। एंड नोट को यूज किया जाता है बिब्लियोग्राफी के पब्लिशिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। टर्नटिल यहाँ पे क्या है, ये है प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, और प्रेजी क्या है, ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जावा लैंग्वेज होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड नोट, फर्स्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो गाइज ये मैंने 11 से लेके 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन आगे के क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा JRF वाइब्स नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन।